BVG वेलनेस। रक्त हमारे शरीर की जीवन रेखा है। कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, रोगों से लड़ना, ये सभी रक्त के महत्वपूर्ण कार्य हैं। लेकिन कभी कभी रक्त ही बीमारी का कारण बन जाए तो आज बीवीजी वेलनेस की कैंसर सीरीज में हम बात करेंगे रक्त कैंसर की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बीवीजी वेलनेस में हम बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर की। आखिर ब्लड कैंसर होता क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट है डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया वर्षा। तो डॉक्टर अर्चना, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर पे। आखिर ब्लड कैंसर होता क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं, इलाज क्या क्या अवेलेबल हैं, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा ब्लड कैंसर के बारे में बताएं कि किस प्रकार का कैंसर होता है और क्या इसके कोई प्रकार भी होते हैं। जी, ब्लड कैंसर कॉमनली बच्चों में देखा गया कैंसर होता है। ये अर्ली एज में होने वाला बहुत ही कॉमन कैंसर है। बेसिकली ब्लड कैंसर मतलब क्या, तो ब्लड में जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। तो जब ये सेल्स जो है ये नॉर्मली स्किन से मैन्युफैक्चर होते हैं और ये पूरे ब्लड वेसल्स में, हमारे पूरे शरीर में, मतलब ये बोन मैरो से स्प्लीन में जाके ये पूरे ब्लड वेसल्स में हमारे शरीर में फैलते हैं या ये अपना काम करते हैं। जब बोन मैरो में अगर कोई डिफेक्ट आता है या बोन मैरो में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में ये ब्लड वेसल्स, ये सेल्स के अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई दिक्कत आती है कोई कारणों से, तो ये जो सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली वाइट ब्लड सेल्स, इनकी संख्या बढ़ जाती है। बेसिकली हम जब बॉडी का जो मैकेनिज्म है ये इसमें वेयर एंड टियर है, रोज नए सेल्स बनेंगे, ये अपना काम करेंगे, अपना लाइफ जिएंगे और अपने आप शेड ऑफ हो जाएंगे, फिर से नए सेल्स बनेंगे। तो ये एक प्रॉपर एक टेक्निक प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है जो डे टू डे लाइफ में चलती रहती है। खुद अपना शरीर ये सब प्रोसेस के लिए ध्यान रखता है, लेकिन बहुत बार ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, जहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये ब्लड सेल्स अपने जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं रुकते नहीं हैं, जैसे कि इसका डिस्ट्रक्शन होता नहीं है। नॉर्मल जो हेल्दी सेल होता है वो ग्रो करता है, अपना काम करता है, शेल लाइफ पूरा जीता है और वो डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन जो ये कैंसर के सेल होते हैं ये जब बढ़ते हैं तो ये नॉर्मल सेल से ज़्यादा बढ़ते हैं, ये बहुत दिनों तक ब्लड में रहते हैं बेसिकली। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जब ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ते हैं तब हम लोग इसे ब्लड कैंसर करके बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ फिर अलग अलग लक्षण पेशेंट्स में दिखते हैं और इसी प्रोसेस को या इसी पैथोलॉजी को हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बोला कि कई कारणों की वजह से ये जो आपने पूरी प्रोसेस की बात करी ये होने लग जाती है जी, तो इनमें क्या मेन कारण शामिल हैं जिनकी वजह से ब्लड कैंसर होता है? बेसिकली बहुत ही कॉमनली देखे गए जो ब्लड कैंसर के कॉजेज है, इसी के यही कॉजेज जो बाकी के जो कैंसर है वहाँ पे जो नॉर्मली कॉजेज है वही स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर के लिए भी कॉजेज है। बेसिकली रेडिएशन, ओवर एक्सपोजर टू द रेडिएशन, स्मोकिंग,
केमिकल का बॉडी के ऊपर एक्सपोजर और इम्यूनिटी जो हैम्पर करती है ऐसी चीज़ें, जैसे अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो ये सब मेनली कारण है। और इसी के साथ साथ जेनेटिक भी कई रोल प्ले करता है ब्लड कैंसर होने के लिए। जी बिल्कुल मैम जैसे अभी आपने कुछ कारणों के बारे में हमें बताया जी, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा लक्षणों के बारे में भी बताएं कि कैसे एक व्यक्ति आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको ब्लड कैंसर हो सकता है। जी बहुत कॉमन चीज़ ये है कि इन्फेक्शन, वो इंसान को बार बार इन्फेक्शन होते रहता है। बेसिकली ये 2 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है और ये बच्चों में ज़्यादा उभर के आता है ये डिसीज़। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बच्चों की बात करेंगे तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, दिन ब दिन वीक होते जाता है, कोई कारण नहीं है उसको, फिर भी वो वीक हो रहा है, उसका डाइट ठीक है फिर भी वो वीक हो रहा है, बार बार उसको खांसी बुखार आ रहा है, बुखार इन्फेक्शन अलग अलग बार बार हो रहे हैं। तो ये फिर खांसी कभी कभी पेशेंट को महसूस होती है, जो दवा देने के बाद ठीक हो जाती है, फिर से कई दिन बाद फिर से डेवलप होती है। बहुत बार अननेचुरली ब्लीडिंग, मतलब कभी दांतों से ब्लीडिंग हो गया, कभी हाथों पे आपको ब्लड के चकत्ते दिख गए, कभी नोज से ब्लीडिंग हो गया, अपने आप कोई कारण है नहीं और अपने आप ब्लीडिंग टेंडेंसी अगर ये पेशेंट्स में बढ़ जाते। ब्रूजेस मतलब इंटरनल जो कैपिलरीज होती है ब्लड वेसल्स, वहां पे ब्लीडिंग होके आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन जी आपके हाथों में पैरों में दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग लक्षण जो ब्लड कैंसर होता है वहां पे दिखते हैं। बिल्कुल मैम, अभी आपने मेंशन किया कि 2 से 6 साल के बच्चों में ही ज्यादा देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो ऐसा क्या इसका कुछ कारण है मेन? बेसिकली जो ये एज जैसा बच्चा बढ़ता है तो बोन मैरो ग्रोथ भी यही एज में होती है। यहीं पे अगर कहीं प्रॉब्लम जेनेटिकली अगर रन हो रहा है तो यहीं पे बोन मैरो का फॉर्मेशन और बोन मैरो का ग्रोथ प्रॉपर कहीं ना हैम्पर होके ये ब्लड के सेल्स डेवलप होते हैं, वहां पे फिर ये दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये एज ग्रुप में यूजुअली हम लोग कॉमनली देखने को मिलता है। मैम ये महिलाओं में और पुरुषों में भी देखने को मिलता है? यस, जेंडर का इसमें यूजुअली कोई ऐसा रोल नहीं है या बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों में चाहे वो बच्चे फीमेल हो या मेल हो, जेंडर बायस्ड या जेंडर रिलेटेड ऐसा कोई ये इसके पॉजिटिव थिंग्स नहीं है। ये मेल्स में भी हो सकते हैं, फीमेल्स में भी हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, अक्सर लोगों को ना जब उनको ब्लड कैंसर की समस्या होती है तो उनको कई बार उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो थोड़ा कम होने लग जाता है और उनको बार बार थकान महसूस होना, जैसे आपने कारणों की भी बात की ना कि जल्दी सांस फूल जाना, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो क्या इसके लिए क्या किया जा सकता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत बार एनीमिया डेवलप, जैसे एनीमिया ये ब्लड कैंसर का भी एक लक्षण माना गया है। एनीमिया मतलब जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि हमारे पोषण के लिए, शरीर के लिए इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। तो जब ये एनीमिया होता है, वाइट ब्लड सेल्स में अगर ये एनीमिया होता है तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन फीमेल्स में होना चाहिए 11 to 13 के बीच में होना चाहिए, मेल्स में 10 to 12 के बीच में होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं, बच्चों का एज ग्रुप जो किड्स एज ग्रुप है वहाँ पे आपको 12 to 14 के बीच में होना चाहिए। तो ये डिफर करता है एज वाइज और जेंडर वाइज। अगर ये कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है या ऐसे पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेके आता है कि मेरा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। बहुत बार ब्लड लॉस है बेसिकली फीमेल्स में, जो मेनोपॉज जहाँ पे एज ग्रुप होता है फीमेल्स में, जहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, या जहाँ अर्ली मेनार्के में जैसे 13-14 ईयर्स की जो लड़कियां हैं उनमें, तो माहवारी जब शुरू होती है अगर एक्सेसिव उनको ब्लीडिंग होता है तब ऐसे पेशेंट्स में एनीमिक वो पेशेंट्स दिखते हैं हमें। बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लीवर के कुछ डिसीजेज है, ऐसे इसमें भी एनीमिया कॉमनली देखा गया है। इसी के साथ साथ ऐसे डिसीजेस जहाँ पे ऐसे कंडीशंस जहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जैसे कि हम लोग आदिवासी जो एरिया होता है वो वहाँ के जो लोग हैं उनको वो बहुत न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट रहते हैं, तो वहाँ पे नहीं मिलता है उनको, या उनको अवेयरनेस भी नहीं रहता है, या लो सोशो इकोनॉमिक क्लास जहाँ पे झोपड़पट्टी में रहने वाले डेली वेजेस काम करने वाले वर्कर्स, जहाँ पे उनको न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, ऐसे इसमें भी एनीमिया होता है। एनीमिया होने के हजारों कारण हैं, लेकिन जब मरीज आपके पास आता है तो हमें यही कारण
रूल आउट करने होते हैं कि कौन से कारण से एनीमिया हो रहा है। बहुत बार ये नहीं है कि एनीमिया है मतलब उसको कैंसर है, तो हमें ये डिफरेंशियली डायग्नोस, उसके कारण, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रख के हमें, और फिर इन्वेस्टिगेशन से हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये एनीमिया कोई डिसीज से हो रहा है, क्या ये एनीमिया कोई आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर कर रहा है जिससे ये हो रहा है, क्या आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से एनीमिया हो रहा है। तो अलग अलग कारण के कारण ये एनीमिया डेवलप होता है। बिल्कुल मैम। दोस्तों, इसी के साथ ही अगर आपके मन में भी ब्लड कैंसर से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। मैम, जैसे अभी आपने बात की कि एनीमिया की वजह से भी ब्लड कैंसर होता है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर आपको एनीमिया तो आपको ब्लड कैंसर ही हो। एनीमिया की वजह से ब्लड कैंसर नहीं होता है, ब्लड कैंसर की वजह से एनीमिया दिखता है। दैट इज वन ऑफ द साइन, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज वन ऑफ द साइन। मतलब पहले आपको ब्लड कैंसर होगा एंड उसका जो लक्षण है वो एनीमिया हो सकता है। ओके मैम, जैसे अभी हमने लक्षणों के बारे में बात की, तो ब्लड कैंसर के लिए किस प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं? जी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग जो टेस्ट बोलते हैं ब्लड टेस्ट होती है, जहाँ पे हमें कंप्लीट काउंट पेशेंट का, जो टाइप्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, वो पता चलते हैं। उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है क्या, वो हमें पता चलते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग हीमोग्राम में हीमोग्लोबिन की लेवल चेक करते हैं, प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं। बहुत बार प्लेटलेट, जो ब्लड कैंसर होता है वो जब एडवांस स्टेज की तरफ जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में बार बार प्लेटलेट, जो लिम्फ होता है, वो कम होते दिखता है। तो हीमोग्राम सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग बोन मैरो टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वाइट ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्या वो सही है या वहाँ पे कहीं पे डिसीज डेवलप हो रहा है। तो हम लोग बोन मैरो टेस्ट कराते हैं। और एक टेस्ट सीटीसी टेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, इससे भी हमें पता चलता है कि क्या ये एक बायोप्सी होती है, लिक्विड बायोप्सी, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या ये कैंसर सेल हमारे टिश्यूज में, ब्लड टिश्यूज में, ब्लड सेल्स में कहीं पे बॉडी में डेवलप हो रहे हैं क्या। तो इस तरीके से, इसी के साथ साथ हम स्कैनिंग भी कराते हैं, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, एक्सरे चेस्ट है, ये सभी अलग अलग टेस्ट, क्या स्टेज है और हमें ज़रूरत कौन सी टेस्ट की है। जैसे बहुत बार प्राइमरी टेस्ट में हमें पता नहीं चलता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है, फिर हमें स्टेप बाय स्टेप ये स्टेजेस करानी होती है। बिल्कुल। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर होता है तो उसके शरीर में क्या संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है? जी। अगर रहता है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में व्हाइट सेल्स जो होते हैं, ये संक्रमण रोकने का काम करते हैं। उनका प्राइमरी फंक्शन ही ये होता है कि दे एक्ट एज अ डिफेंस सेल्स फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी की एक आर्मी होती है जो फाइट करती है बाहर के संक्रमणों को रोकने के लिए। तो ये नेचुरली भगवान ने बनाई गई एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर में होता है। हम लोग इसे इनेट इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, इनहेरिट इम्यूनिटी, जो जन्म से हमें रहती है, मिलती रहती है। जब ब्लड कैंसर होता है तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यहीं पे बीमारी फैलती है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका नॉर्मल जो कार्य होता है, डिफेंस एक्शन, ये कम कर पाते हैं। इनका डिफेंस मैकेनिज्म में फर्क पड़ता है, जिसके कारण बॉडी में इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम पे उसका असर होता है, जिसके कारण अलग अलग संक्रमण हो सकते हैं। पेशेंट बहुत बार अलग अलग संक्रमण, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, ऐसे अलग अलग संक्रमण लेके हमारे पास मरीज आते हैं। तो जो कि ये वाइट ब्लड सेल्स है, इसमें ही ब्लड कैंसर होने का जो पैथोलॉजी, ये वाइट ब्लड सेल्स में ही होते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में एक्सटर्नल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका अटैक ज़्यादा होके बॉडी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम हैम्पर होने के कारण बॉडी में ये संक्रमण हमें दिखते हैं। बिल्कुल मैम, तो इसके लिए अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना सभी चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारी स्ट्रांग रखनी है, इसके लिए हमारे जो डे टू डे लाइफ में क्या क्या हमें करना है, ये हमें देखना चाहिए। जो भी कैंसर्स होते हैं या कैंसर होने का जो प्रमाण बढ़ा है, ओवर एक्सपोजर टू द केमिकल, वो केमिकल कौन से फॉर्म में, आप जो अनाज खा रहे हो उसमें जो एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड्स, आजकल अनाज उत्पादन के लिए जो अलग अलग पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, फल को नेचुरली जो
पके हुए जो फल होते हैं नेचुरली पकाते नहीं है, आजकल पेशेंस नहीं है इतना। इनके जो कच्चे फल होते हैं इनको मार्केट में लाके उनको कुछ प्रोसेस से जैसे फ्यूम्स दिला के या केमिकल्स लगा के उनको मतलब आर्टिफिशियली राइपनिंग कराते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली ये जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, ये कहीं ना कहीं फूड्स में एब्सॉर्ब हो रहे, ग्रेन्स में एब्सॉर्ब हो रहे और वहीं हमारे पेट में भी जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम बात करते हैं, जिसमें बहुत पोल्यूशन की बात बढ़ी है, ये भी फ्यूम्स है जो अलग अलग, जैसे कि अभी ट्रैफिक इतना बढ़ता है तो एयर पोल्यूशन के कारण केमिकल फैक्ट्रीज में जो फ्यूम्स डेवलप होते हैं, केमिकल फ्यूम्स डेवलप होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं। वाटर इन्फेक्शन, जैसे मैंने बात की, नदियों में पेस्टिसाइड्स हमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलते हैं जो कि केमिकल फैक्ट्रीज जो वेस्टेज जाता है, या हम लोग जो अलग अलग ह्यूमंस भी अभी, जैसे हम लोग भी अभी नेचर्स पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। अलग अलग जो लोग अभी ट्रेकिंग के लिए जाते हैं वो पानी प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कचरा बहा देते हैं नदी में, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे नेचर पे इफेक्ट हो रहा है जो, और हम लोग ये सभी कंज्यूम करने वाले लोग हैं। तो ये नेचर का जो प्रोडक्ट्स है ये हम लोग जब कंज्यूम करते हैं इनडायरेक्टली हमारे बॉडी पे भी उसका असर दिखता है। तो हमें ये जागरूक रखना है कि जो भी हम लोग अनाज खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, वो पोल्यूटेड ना हो, वो प्योर फॉर्म में हो। तो इसके लिए अभी ये डे टू डे लाइफ में ये सब एसेस करना तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे इसमें हमें ये करना है कि अगर आप फल खा रहे हो कंपलसरी गर्म पानी से धो के खाइए। अगर आप फ्रूट्स, ये आप सब्जियां खा रहे हो उसे आप पका के खाइए, कच्ची ना खाइए। थोड़ा पकाने से क्या होगा कि जो केमिकल अगर है भी या उसमें अगर कुछ एब्सॉर्ब भी हुए हैं हीटिंग के कारण, वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। तो आपको जो भी आप अनाज खा रहे हो उसे आप भून के खाइए। यूजुअली हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। ग्लूटेन हमारे शरीर में दलदल पैदा करने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी जो भारतीय लोग हैं इनको ग्लूटेन की आदत नहीं थी। ये पहले हमारा कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर में हम लोग ज्वार बाजरा खाने वाले लोग हैं, जो मिलेट्स हम लोग बोलते हैं। तो ये लो कार्ब डाइट है। लेकिन ग्लूटेन बाहर से आई हुई चीज़ है जो इंट्रोड्यूस हुई हमें, जैसे चाय, ये इंडियन कल्चर में बनी हुई चीज़ नहीं है, भारत की संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है, ये बाहर से एडॉप्ट की हुई आदत है। इसी तरीके से फास्ट फूड, तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो हमें जब बचना है तो ये संक्रमण से बचने के लिए हमें थोड़ा सा एयर प्यूरिफिकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, पोल्यूशन अवॉइड हो इसकी तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें योगाभ्यास का भी प्रयोग करना है, जैसे कि हमारी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। एटलीस्ट दिन में अगर आप 12 घंटा काम कर रहे हो उसमें 1 घंटा आपके बॉडी के लिए ही दीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, ये कहीं ना कहीं आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए हेल्प करती है। आपका ओवरवेट कंट्रोल रखने के लिए हेल्प करती है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये चीज़ें कम करने के लिए हेल्प करती है। तो इस तरीके से आपको अगर आपकी डाइट लाइफस्टाइल अगर आप नॉर्मल रखोगे तो ये शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग डिसीजेस को भी, कैंसर को भी दूर रखने के लिए ये सही साबित हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, अब वक्त हो चला एक कॉलर का हमसे जुड़ने का। उनकी कुछ समस्याएं हैं, हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का भी समाधान उनको जरूर दें। बिल्कुल। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं रचित बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 27 साल है जी। बीच बीच में मेरी नाक से खून निकलने लगता है और ऐसा अक्सर हो रहा है जी। साथ ही शरीर में मुझे अकड़न सी महसूस होती है जी। इस वजह से मैं थोड़ा घबराया हूँ जी। डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या मैं बीवीजी लाइफ साइंसेज के कैंसर किट का इस्तेमाल जी कर सकता हूँ? क्या उसे यूज करना फायदेमंद होगा? जी देखिए रचित जी, आपका सवाल मैंने सुना। तो अगर आपको बार बार ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग होने की अगर आपको शिकायत है, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे पहले बताएंगे प्लीज। जी, कानपुर से। तो वहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर, बहुत बार नाक से खून बहना ये धूप काले में बहुत कॉमनली देखा गया है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ने के कारण कभी कभी नेजल ब्लीडिंग होती है।
तो अगर आपको स्पेसिफिकली समर रीजन में अगर नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो डरने की चीज़ नहीं है, शायद हो सकता है वो इन्वायरमेंटल हीट ज़्यादा है इसके कारण भी होता है। बहुत बार ऐसे भी नेजल ब्लीडिंग होता है अगर आपके नाक जो नेजल कैविटी है वहाँ पे अगर कोई छोटी सी पॉलिप है या ऐसे कुछ है तो उसमें से भी कभी कभी ब्लीडिंग होता है। तो आपको पहले ईएनटी सर्जन को आप फिजिकल चेकअप कराइए जो आपको ये कंफर्म कराएगा कि ये नेजल ब्लीडिंग जो हो रही है क्या ये इनहेरिट नेजल कैविटी में कुछ प्रॉब्लम है इसके कारण हो रही है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण हो रही है। अगर ये नहीं है तो फिर हमें ये देखना है कि आगे की ये रीज़न क्या है इसका। इसके लिए फिर हम लोग आगे की स्टेप जो होती है वो ब्लड टेस्ट है, बोन मैरो टेस्ट है, जो हमें कंफर्म कराएगी कि क्या ये आपकी जो नेजल ब्लीडिंग है क्या ये कैंसर से रिलेटेड है या और कोई चीज़ है। बहुत बार मरीजों में विटामिन सी की कमी रहती है बॉडी में, जिनमें विटामिन सी की कमी रहती है उनमें भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है, और जिनमें हीमोग्लोबिन कम होता है या प्लेटलेट की मात्रा कम होती है इनमें भी ऐसे अचानक से ब्लीडिंग होती है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आपको जो लक्षण दिख रहे हैं ये कहीं बड़ी बीमारी के तरफ लेके जा रहे हैं या ये स्थानिक है, ये जो कि थोड़ी दिन के लिए है और ये पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में ईएनटी सर्जन को आप नेजल कैविटी चेकअप करा लीजिए। तब तक हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी बरकरार रखने के लिए हम लोग आयुर्वेदा हर्ब मेडिसिन ले सकते हैं। बीवीजी लाइफ साइंसेज की अलग अलग संस्थाओं पे काम करने वाली इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल शत प्लस है जो कि हम लोग कैंसर पेशेंट्स के बजाय जो इम्यून सिस्टम डेवलप होने के लिए जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम लोग शत प्लस रिकमेंड करते हैं, जो कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार रहेगी। तो आप शत प्लस ले सकते हो। इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे आंवला है, स्वीट लाइम है, इसका आप डेली सेवन कर सकते हो। लेकिन आपको ये करते समय ये चौकन्ना रहना और ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या ये ब्लीडिंग आपकी कोई दूसरी बीमारी है जिसके कारण हो रहा है। तो आप तुरंत जैसा आपको समय मिले आप ईएनटी सर्जन के पास जाके ये एक बार कंफर्म करा लीजिए। ठीक है मैडम, मैं चेक करवाता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद। रजत जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपको बीवीजी वेलनेस में आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर मिला होगा, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक ये समझा कि ब्लड कैंसर के लिए किस प्रकार की जांचें करवाई जाती हैं, क्या क्या, अगर आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है तो आप क्या कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? जी, ब्लड कैंसर में मोस्टली सर्जरी का रोल इतना नहीं आता है जितना बाकी की थेरेपीज का आता है। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग जो थेरेपीज मॉडर्न की जो ट्रीटमेंट होती है इसमें कीमोथेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ पे जो ब्लड में सर्कुलेटरी जो ब्लड के जो कैंसर सेल्स है उसको मारने के लिए कुछ केमिकल्स जो होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो हम लोग ब्लड के थ्रू सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन में आईवी फ्लूइड से देते हैं, जो कि बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स है जो कैंसर ओरिजिनेटिंग है, तो ऐसे सेल्स को ये कीमोथेरेपी टारगेट करके मारती है। तो कीमोथेरेपी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर की है। दूसरी चीज़ इम्यूनोथेरेपी। बहुत बार इम्यून सिस्टम नॉर्मल करने के लिए नेचुरल इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड, तो बाहर से हम लोग कुछ इम्यूनोथेरेपीज मेडिसिन होते हैं जो आईवी फ्लूइड से देते हैं, जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी बरकरार रखने में और ये डिसीज और एडवर्स ना हो इसके लिए मददगार होती है। एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति जो ब्लड कैंसर में है वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये मारने के लिए और इसको ओवरकम करने के लिए न्यूली डेवलप्ड स्टेम सेल्स जो बॉडी में होते हैं वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स में। तो ये ट्रांसप्लांट करते हैं, इंजेक्ट नहीं। तो ये जो होते हैं स्टेम सेल्स ये हेल्दी नॉर्मल एडोलेसेंट ब्लड सेल ही होता है, जो हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स है, जो डिसीज कैरिंग वाइट ब्लड सेल है, इसको मारने के लिए मददगार होते हैं। नॉर्मल फ्रेश डिसीज फ्री सेल्स डेवलप करने के लिए ये स्टेम सेल्स हेल्प करते हैं। ये दो तरीके से किया जाता है। एक ऑटोग्राफ मतलब क्या कि खुद के ही स्टेम सेल्स बाहर निकाल के उसको डेवलप करके उसको फिर से
ट्रांसप्लांट करना, और एलोग्राफ मतलब दूसरे हेल्दी वेलबींग का ब्लड सेल लेके, स्टेम सेल्स लेके उसको डेवलप करके डिसीज पेशेंट में ट्रांसप्लांट करना। तो इस तरीके से स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। इसी तरीके से हम लोग रेडियोथेरेपी, बहुत बार ब्लड कैंसर जो है इसका जो टाइप्स है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा और हॉडकिंस लिम्फोमा, इसमें भी हम लोग टारगेटेड ट्रीटमेंट की जो एक जगह पे अगर कहीं पे सीमित है ये, तो वहाँ पे रेडिएशन से हम लोग ये डिसीज जो कैंसर सेल है ये मारने के लिए हम लोग रेडिएशन ट्रीटमेंट का उपयोग भी करते हैं। इसी के साथ हम लोग टारगेटेड थेरेपीज, जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स टारगेट करके उनको किल करने के लिए कुछ मेडिसिन इंजेक्ट किए जाते हैं, तो इसे हम लोग टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। सर्जरी का बहुत कम रोल है ब्लड कैंसर में, बहुत यूजुअली यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत बार अगर एज ग्रुप छोटा है, बच्चा है, Wहाँ पे हम लोग स्प्लिन निकालने के लिए कभी कभी सर्जरी का सहायता लेनी होती है। तो इस तरीके से मॉडर्न की अलग अलग ट्रीटमेंट्स स्टेजेस के हिसाब से और पेशेंट की जो हालत है या कैंसर का जो स्टेज है उस हिसाब से हम लोग ये अलग अलग ट्रीटमेंट पेशेंट्स में यूज करते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने ट्रीटमेंट के बारे में बात की, तो मेरा एक सवाल था कि क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरता जाए अगर, तो ब्लड कैंसर से बचाव किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं? जी, जैसे मैंने बोला, केमिकल रेडिएशन से या केमिकल से आपको ओवर एक्सपोजर थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको अपनानी है। और बहुत बार ये होता है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कराते हैं, तो ये एक ऑथेंटिक ब्लड, अगर हम लोग ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं या हमें ब्लड लेना भी है किसी से, तो एक ऑथेंटिक ब्लड बैंक से आप लीजिए जहाँ पे प्रॉपर तरीके से हेल्दी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन आपके बॉडी में हो। बहुत बार जो ब्लड रिलेटेड जो बीमारी या क्रॉस फैलती है, ये गलत तरीके के ट्रांसफ्यूजन से या इम्प्योर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी बॉडी में हो सकती है। तो हमें ये भी सावधानी बरतनी है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने बोला ही है वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी आपको डिसीज फ्री रखने के लिए। तो यही मेनली जो चीज़ है, अवॉइड रेडिएशन, अवॉइड एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, यही चीजें, यही एक मंत्रा है जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, अंत में क्या कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी ताकि जो ब्लड कैंसर है उसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके? जी, आजकल अगर देखेंगे तो हर डिसीज के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जनता के लिए लेके आती है, नॉर्मल लोगों के लिए लेके आती है, जिससे कि डिसीज के बारे में आपका अवेयरनेस बढ़े। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस तरीके का कोई डिसीज है, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि शायद हाँ मुझे इस तरीके से जाना है या मुझे इस तरीके से डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। बहुत बार लैक ऑफ नॉलेज ही डिसीज बढ़ाते हैं। तो अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग ड्राइव्स है, जैसे कि कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस डे मनाते हैं, ल्यूकेमिया, जिसे हम लोग नॉर्मली ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकेमिया भी कहते हैं। तो 4 सितंबर ये ल्यूकेमिया अवेयरनेस डे करके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो इस तरीके से हमको लोगों तक अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। और पता जब हमें कुछ ऐसे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मल है हमारे शरीर का, तो ये तुरंत हमें डॉक्टर तक लेके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसे क्रॉस चेक कराना चाहिए। क्या बहुत बार ये होता है कि हमारे सेल्फ थॉट ही हमें मार देते हैं, हमें डरा देते हैं। हो सकता है वो पहलू हो भी ना, वो आपके सोचने का जो आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत बड़ा डिसीज है, हो सकता है ये हो भी ना। लेकिन जब तक आप मेडिकल हेल्प नहीं लोगे तब तक आपको आपकी हेल्थ की प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप गाइडेंस के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और जो कि हम लोग ब्लड कैंसर की बात करिए तो विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्लड हेल्थ। आप विटामिन सी युक्त पदार्थ का रेगुलर सेवन कीजिए। विटामिन के, जो कि हम लोग जन्म के बाद विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, जो नॉर्मल ब्लड बरतने के लिए, नॉर्मल ब्लड का हेल्थ नॉर्मल रखने के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको विटामिन सी का रेगुलर सेवन करना है, जो आपको हेल्प करेगा आपकी सेहत ठीक रखने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को ब्लड कैंसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके साथ ही उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए BVG लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने
तैयार किए हैं कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पारंपरिक उपचार में सहयोगी बन सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सूजन कम करने वाले पौधों से बना कैन हेल्प सिरप और कैन हेल्प टैबलेट आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ब्लड कैंसर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है जो भी जानकारी आज हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। BVG Wellness।